हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इंटेलिजेंस का। ठीक है। फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, देखा था उसमें कि इंटेलिजेंस होती क्या है। हमने एक ओवरव्यू डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट में, जिसपे हमने देखा था कितनी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। एल्फ्रेड बिने के बारे में देखा था, इंटेलिजेंस के बारे में देखा था, मीन्स हमने एक ओवरव्यू किया उस वीडियो में। ठीक है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम फर्दर अब कैसे कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। उसमें मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है कि हमने इंटेलिजेंस के टॉपिक को कैसे कवर करना है आने वाली वीडियोस में। ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था इंटेलिजेंस क्या होती है। एल्फ्रेड बिने के बारे में पढ़ा था, जो कि फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि थ्योरीज के बारे में। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आईक्यू के बारे में। आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आईक्यू देखो, आईक्यू सबका अलग अलग आईक्यू होता है। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं। तो मींस आईक्यू डिपेंड करता है, बच्चों का वेरी करता है सब में अलग अलग। ठीक है। तो वही आईक्यू को मेजर वो इनकी मतलब हिस्ट्री देखनी है हमने एक, कि वो आईक्यू आया कहाँ से, ये टेस्ट वगैरह जो हुए ये आए कहाँ से। तो देखो, एल्फ्रेड बिने हमने पढ़ा था ना इनके बारे में। तो एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, इन दोनों ने क्या किया था? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था 1905 में। ईयर्स भी थोड़ा याद रख लो, आपको समझने में इजी होगा। सबसे पहले 1905 में इन्होंने दिया था एक इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे कहते थे बिने साइमन टेस्ट। ठीक है। इसे कहते थे बिने एंड साइमन टेस्ट। ठीक है। फर्स्ट टेस्ट दे दिया उन्होंने। अब उसके बाद उनको लगा कि थोड़ा चलो इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ऐसा लगता है ना कि थोड़ा इसमें चेंजेस आने चाहिए। फिर उन्होंने उसको रिवाइज किया। तो उनको उसके बाद इन्होंने ही एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन ने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट दे दिया। ठीक है। उन्होंने समझाया एक मेंटल एज होती है, एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है। और ये कब दिए उन्होंने? 1908 में। ठीक है। 1908 में आ गया मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट। मेंटल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, ये समझो। पहले हम देखते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। देखो, जो हमारी बायोलॉजिकल एज है, जो हम इस टाइम है अभी, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। जितने टाइम हमें हो गए, जितने हमारे ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जितने बर्थडेज हमने मना लिए हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कि हमारी क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज। ठीक है। अब आ जाओ मेंटल एज। अब देखो, आपने कई मूवीज देखी होंगी, मैंने एक दो मूवीज में देखा था कि उसमें दिखाया है कि किसी बच्चे की, अब वो बच्चा, मुझे मूवी का याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली कौन सी मूवी है एक्चुअली वो। एक बच्चा क्या था, वो सिक्स्थ क्लास में वो पढ़ता है बच्चा, बट वो टेंथ क्लास के सम सॉल्व कर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये उसकी मेंटल एज देखनी है हमने। या फिर बच्चा, अब इसको अगर हम इसको आगे लेके गए, इसको पीछे भी ले आओ। सिक्स्थ क्लास का बच्चा है, लेकिन उससे फर्स्ट क्लास तक के सम सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये क्या होता है? जब बच्चा एक अपनी बायोलॉजिकल एज के हिसाब से ज्यादा या कम या इक्वल, ठीक है, सोचता है, उसे कहते हैं, उतना उसका इंटेलिजेंस होता है, उसे कहते हैं हम मेंटल एज। अब मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है, वो 2 साल आगे चल रहा है, उसकी थिंकिंग या उसकी इंटेलिजेंस 2 साल आगे है, वो 12 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग सोच रहा है, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी? 12 ईयर्स। वही 10 साल का बच्चा है, ठीक है, अब उसकी थिंकिंग 2 साल पीछे चल रही है, उसकी इंटेलिजेंस 2 साल पीछे चल रही है, वो 8 साल के बच्चे के हिसाब से सोच रहा है। जो उसकी क्लास में चल रहा है उसको समझ नहीं आ रहा, उसको अपने से पीछे समझ आ रहा है। ठीक है। तो वो होगी उसकी मेंटल एज। ठीक है। तो उसकी मेंटल एज हो जाएगी वहां पे 8 ईयर्स। ठीक है। और अगर वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग समझ रहा है सब कुछ, उसकी मेंटल एज जैसे मतलब कि उसकी जो बायोलॉजिकल एज है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जिस क्लास में है उसी क्लास के हिसाब से चीजों को समझ रहा है, तो वो हो जाएगी उसकी, जैसे अगर टेन टेन ईयर्स का है तो वो 10 ईयर्स उसकी क्या हो जाएगी? मेंटल एज। समझ गए आप लोग क्या ये कंसेप्ट है मेंटल एज का? तो मेंटल एज कम हो सकती है, बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा सोच सकता है। अपनी उम्र से कम, देखो उम्र से कम सोचेगा तो मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चा होगा। ये भी साइमन ने कंसेप्ट दिया है, सॉरी बिने ने कंसेप्ट दिया है ये वाला रिटार्डेशन का। ठीक है। अगर बच्चा अपनी उम्र से कम सोचेगा तो क्या होगा? वो एक रिटार्डेड बच्चा होगा ना। अगर वो बच्चा, कोई बच्चा अगर फिफ्थ क्लास में है, वो
सेकेंड या फर्स्ट क्लास तक का ही सिलेबस समझ पा रहा है, तो वो एक रिटायर्ड बच्चा होगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ उसके मेंटली उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो चीज होगी। ये ज्यादा भी हो सकता है, एक फिफ्थ क्लास का बच्चा है, वो एट्थ क्लास के बच्चे के सम कर रहा है, तो वो बहुत ही गिफ्टेड बच्चा है, वो तो भाई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, तो वो चीजें आ जाती है, जीनियस बच्चा हो गया वो। तो ऐसे ही है ना, मेंटल एज क्या होती है वो, अब बच्चा किस अकॉर्डिंग उसकी सोच है, उस टाइम किस अकॉर्डिंग वो चीजों को सॉल्व कर रहा है, कितनी उसकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, वो होती है मेंटल एज। ये वेरी करेगी, ठीक है, क्योंकि कईयों की ज्यादा, कोई अपनी एज के हिसाब से ज्यादा सोचते हैं, कोई कम सोचते हैं, कोई सेम सोचते हैं, बट क्रोनोलॉजिकल एज तो वही रहेगी ना, वो बायोलॉजिकल एज है बच्चे की, वो होगी सेम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आया था 1908 में, समझ गए। अब आया था आईक्यू, अब आ गया आईक्यू का, आईक्यू के बारे में समझाया, वो आ गया 1912 में। ठीक है, ये क्यों समझाया, ये समझाया विलियम स्टर्न ने। स्टर्न ने दिया था आईक्यू का फॉर्मूला, जो था आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। मींस इन्होंने सिर्फ इतना ही समझाया था, आईक्यू इक्वल टू MA/CA। ठीक है, ये समझाया था स्टर्न ने। ठीक है, तो ये आगे था विलियम स्टर्न ने समझाया था, और उन्होंने कंसेप्ट दिया था। अगर कोई पूछे क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, ये दिया अल्फ्रेड बिने या साइमन। अगर दोनों के नाम आएंगे तो दोनों लिख देना, अकेला बिने का नाम आएगा तो बिने लिख देना। ठीक है, अगर बताएंगे कि कंसेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया, क्वेश्चन पूछा कि कंसेप्ट किसने दिया, आईक्यू दिया किसने है, ये तो ये दिया है हमारे विलियम स्टर्न ने। ठीक है, तो ये विलियम स्टर्न ने दिया है ये कंसेप्ट, समझ गए। और इन्होंने दिया था IQ इक्वल टू MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, अब उसके बाद फिर से रिवाइज हो गया, फिर से रिवाइज कर दिया, मीन्स फिर से चेंजेस आ गए थोड़े बहुत। अब एक जो फॉर्मूला जो अब यूज हो रहा है, जो अब सब यूज कर रहे हैं, जिस जो मीन्स अब हो चुका है फिक्स, वो है ये IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, अब ये दिया है लुईस टर्मन ने, ये टर्मन का है, याद रखना, जो फॉर्मूला अब यूज हो रहा है, ये जो हम यूज करते हैं, ये दिया है टर्मन ने, ये 1916 में दिया है। ठीक है, आगे समझिए चीजें, तो ये 1916 में दिया है, किन्होंने दिया है, टर्मन ने। समझ गए इतना चीज है। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट आया था इंटेलिजेंस टेस्ट बिने एंड साइमन ने 1905 में। उसके बाद इन्होंने ही दोनों ने कंसेप्ट दिया था मेंटल एज का, क्रोनोलॉजिकल एज का 1908। क्रोनोलॉजिकल एज होती है बायोलॉजिकल एज, मेंटल एज जब बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम सोच सकता है, या इंटेलिजेंट उसका लेवल कम या ज्यादा हो, उसे कहते हैं मेंटल एज। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था स्टर्न ने, विलियम स्टर्न। ठीक है, स्टर्न ने दिया है, याद रखना, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, तो ये दिया था 1912 में। फिर उसके बाद आ गया टर्मन ने दिया एक बेसिक फॉर्मूला, जो अभी भी हम यूज करते हैं, IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ठीक है, ये आया था 1916 में। ये थी हिस्ट्री IQ की। ठीक है, कि IQ होता क्या है और IQ का फॉर्मूला क्या होता है, और कैसे हम इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हैं। जैसे लिखा है ना कि अच्छा इंटेलिजेंस को असेस करना है, तो हम IQ के थ्रू इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हैं। अब अगर अगर आपको क्वेश्चन आ गया ना इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में, देखो पहले तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, समझो इस चीज को, कि IQ इक्वल टू मेंटल एज, ये फॉर्मूला लिख लो पहले आप, अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये क्या है आपका फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला आ जाएगा। अब कोई बच्चा है, ठीक है, उन्होंने अगर एग्जांपल दे दी कि कोई बच्चा है जिसकी मेंटल एज कितनी है, ठीक है, वो बच्चा अपने एज से ज्यादा भी नहीं सोच सकता, कम भी नहीं सोच रहा, इक्वल सोच रहा है। ठीक है, उसकी मेंटल एज मान लो 20 ईयर्स है। चीज को समझो, अब मेंटल एज क्या है, 20 ईयर्स। ठीक है, मतलब वो 20 ईयर का बच्चा है, क्रोनोलॉजिकल एज भी उसकी 20 है। ठीक है, मेंटल एज भी 20, मतलब अगर कोई 20 साल का, जैसे मैं अगर 20 साल की हूँ, तो मैं 20 साल का ही सोच रही हूँ, ना मैं ज्यादा सोच पा रही हूँ ना कम सोच पा रही हूँ, मतलब मैं ठीक चला, मेरा सिस्टम इंटेलिजेंस मेरा एवरेज चला हुआ है। तो ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे, तो IQ इक्वल टू 20/20 इंटू 100। IQ कितना आ गया, 100। मतलब कि IQ, अगर किसी बच्चे की
समझो, किसी बच्चे की मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज सेम है, ठीक है, अगर किसी की मेंटल एज एंड इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, अगर किसी की मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज सेम है तो उसका आईक्यू क्या होगा, 100। हमेशा ये याद रखना, 100 आईक्यू वाले होते हैं एवरेज पे, समझ गए। एक एवरेज, अगर हम कह रहे हैं ना कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एवरेज में आएगी, अराउंड 60%, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग आते हैं वो आते हैं एवरेज में, ठीक है, मींस उनकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम होती है, समझ गए। अब एक और कंडीशन सोचो, अब तो ये आ गया कि सेम है, अब एक और सिचुएशन देखो, अगर आप किसी बच्चे की मेंटल एज, चलो पहले क्रोनोलॉजिकल एज देखो, जो उसकी बायोलॉजिकल एज है वो हमने मान ली 20 इयर्स है। इससे पहले वाली सिचुएशन देखी ना कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है, तो मतलब वो बच्चा क्या है, एक एवरेज चाइल्ड है, ठीक है, उसका आईक्यू एवरेज है, जो ज्यादातर बच्चे पाए जाते हैं, 60% लोग एक एवरेज आईक्यू में आते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखनी है हमने कि एक कोई चाइल्ड है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 20 है बट उसकी मेंटल एज ज्यादा है, मेंटल एज 22 मान लो, ठीक है, मेंटल एज मान लो 22 है, वो बच्चा 22 मतलब 2 साल ज्यादा सोच रहा है, अगर वो मान लो किसी 20 एज में जिस भी क्लास में होगा उससे 2 साल ज्यादा वाली क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, तो अब हमने इसे पुट किया फॉर्मूला, तो क्या होगा, मेंटल एज कितनी हुई, इसमें देखो ना, मेंटल एज 22, क्रोनोलॉजिकल 20 इंटू 100, 110, समझे कुछ। पिछले में क्या आया था, जब ये दोनों सेम थी, कंडीशन देखो ना कि उसमें एम ए मेंटल एज, फर्स्ट सिचुएशन कि मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब कि बच्चा क्या है, एक एवरेज है, ये आ जाएगा 100, आईक्यू क्या आएगा 100, ये एक एवरेज चाइल्ड है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ कि जो मेंटल एज है वो ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो आईक्यू कितना आ गया, आईक्यू आया बच्चे का 110, जो आ गया एवब एवरेज। कंसेप्ट समझ लो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बच्चों वाला कंसेप्ट है, समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर लोगे। दो क्वेश्चन पूछे गए ऐसे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा उन्होंने कोई और फॉर्मूला तो लगाना नहीं, फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस कंसेप्ट समझ लो, समझ गए। सेकंड सिचुएशन समझ गए, अब उसकी वो बच्चा एवब एवरेज में आ रहा है, ठीक है, 100 से ऊपर आ रहा है। अब आ जाओ तीसरी कंडीशन में, थर्ड कंडीशन सोचो, अब क्या होगा, अब बच्चा क्या है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की 20 ही है बट वो बच्चा अपनी एज से कम सोच रहा है, मान लो 18, उसकी मेंटल एज क्या है 18 इयर्स। अब फॉर्मूला पुट करके देखो, ये क्या हुआ 90, तो थर्ड कंडीशन में क्या आएगा कि जब मेंटल एज, इसकी ये जो मेंटल एज है ये कम है, लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज, तो आईक्यू क्या है इसका 90, जो कि होगा बिलो एवरेज। समझो सिचुएशंस को, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर बच्चे की मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब अगर हम एक एवरेज बच्चा आएगा, ठीक है, उसका आईक्यू आ जाएगा 100, जैसे जैसे उसकी मेंटल एज देखो, जैसे जैसे बच्चे की मेंटल एज कम होने लगेगी उसका आईक्यू भी कम होने लग पड़ेगा, वो बच्चा उतना लेस आईक्यू वाला होगा, क्योंकि वो बच्चा अपनी एज से कम सोच रहा है ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे उसकी मेंटल एज बढ़ने लगेगी, इंक्रीज करेगी, वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चे का आईक्यू भी इंक्रीज करेगा, और वो बच्चा अपनी एज से ज्यादा सोचेगा, वो सुपर जीनियस, वो जीनियस बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड होगा, ठीक है, समझ गए। ये कंसेप्ट था आईक्यू का, बहुत ही इजी कंसेप्ट था, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि उसमें आपको आईक्यू गिवन था, ठीक है, किसी बच्चे का 120 आईक्यू है,
ठीक है, आईक्यू गिवन है तो उसकी मेंटल एज फाइंड करनी है। क्रोनोलॉजिकल एज मान लो उसकी कुछ भी है 30 है, तो आपने ऐसे फॉर्मूले से उसकी मेंटल एज फाइंड करनी है। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर कभी आपको मेंटल एज गिवन है, ठीक है, मेंटल एज गिवन है, आपको क्रोनोलॉजिकल एज फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस इसी को ही वो मैनिपुलेट कर देंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना ही बनता है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। तो जितना बनती थी कंडीशंस मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। एक एवरेज जो मतलब बच्चे का जैसे जो आईक्यू है वो कम कैसे होगा और वो ज्यादा कैसे होगा, वो इक्वल रहेगा तो वो किस कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो वो ये मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट समझना जरूरी था। इसमें क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछे गए थे, फॉर्मूला पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में, एंड एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है। समझ गए? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं आज का ही, जो इससे ही रिलेटेड। हम लोग तो देख लिया आईक्यू का, अब हम उसमें हम ऐसे पढ़ रहे थे कि जैसे हमने देखा था कि MA/CA/100 है। जैसे जैसे MA अगर बच्चे की मेंटल एज इंक्रीज करती है तो उसका आईक्यू भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर उसकी MA डिक्रीज कर रही है तो आईक्यू भी डिक्रीज करेगा, मींस MA डिक्रीज कर रहा है, ऊपर वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो आईक्यू भी डिक्रीज करेगा। तो ये तो हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने वहां पे ये देखा कि ये एक एवरेज आईक्यू है 100, उससे अगर बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, देखो ये एक एवरेज है, मीन एक एवरेज है, प्रोबेबिलिटी कर्व है ये एक। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है किसका, आईक्यू का। ठीक है, तो इसमें एक बेल शेप कर्व बताया हुआ है एक आईक्यू के लिए। ये ऐसे कर्व आपको सिंपल जैसे हाइट वेट वगैरह इनको मेजर, इनको अगर हमने इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कि कितने पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उनका हाइट वेट आईक्यू चेक करना, तो हम ऐसे ग्राफ यूज करते हैं, कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करते हैं। ये बेल शेप कर्व कहते हैं इसे कहते हैं बेल शेप कर्व। तो देखो ना, अब ये एवरेज हमने देखा था ना फॉर्मूला में कि एक एवरेज बच्चा है, ठीक है, ये 100 है। अब जैसे यहाँ को जा रहा है, ठीक है, जैसे इसका डाउनफॉल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मींस पॉपुलेशन, देखो ना नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, ये आईक्यू है, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज कर रहे हैं जैसे जैसे ये डिक्लाइन कर रहा है ग्राफ, इस साइड भी नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पीक क्या है, एवरेज जो है ये यहाँ पे है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं बोलूं तो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक मतलब ये कंसेप्ट है कि ये जो 90 से 100 है, देखो मैंने ये बताया ना, ये 50, देखो 50% आगे 90 से 100, मैक्सिमम जो बच्चे या फिर हम कह लो कि एक जो मैक्सिमम पर्सन होते हैं वो इसमें होते हैं, इस आईक्यू में होते हैं 90 टू 110 के बीच में। ठीक है, 50 टू 60% पाए जाते हैं यहाँ पे 90 टू 110 के बीच में। और जैसे जैसे ये डिक्लाइन करेगा, ये ग्राफ आप देखो इस साइड से डिक्लाइन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, देखो ना ये चीज ऐसे है ना, ये एवरेज है, इस साइड और इस साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो देखो परसेंटेज है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे डिक्लाइन करेगा ग्राफ तो क्या होगा, वैसे वैसे इनका आईक्यू, जैसे अगर हम आईक्यू देखें नीचे, आईक्यू को भी देखो, यहाँ देखो पहले हम बात करते हैं लेस आईक्यू वालों की। एवरेज से बच्चा अगर नीचे की तरफ आ रहा है, देखो 90 से 110 एक एवरेज मान के चलो जिनका एवरेज आईक्यू है। अब 90 के लो एवरेज आ जाएंगे इतने 16% जो 80 टू 90 जिनका आईक्यू है, 80 टू 90 के बीच जिसका आईक्यू है वो बिलो एवरेज आएगा। अब 70 टू 80 वाले 6.7 अराउंड 6.7 या 7% आ जाएंगे, जो आ जाएंगे बॉर्डर लाइन, बॉर्डर पे आ जाएंगे जो, ठीक है, जिनका आईक्यू बॉर्डर पे है। फिर आ जाएंगे 60 टू 70 टू 80 आएंगे बॉर्डर लाइन, 60 टू 70 आ जाएंगे डल बच्चे, ठीक है, 2% ये आ जाएंगे डल में। अब आ जाएंगे जो 60 से भी नीचे है, अब 60 से नीचे बहुत कम है, 0.1 या 0.2% आ जाएंगे जो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड हैं, ठीक आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जिससे आपको समझाया है कि इससे हमने समझना है कि मतलब आईक्यू कैसे है, कितना कितना आईक्यू होता है और कितनी पॉपुलेशन को वो कैरी करता है। तो अब ये तो हमने लेस आईक्यू का देख लिया, अब हमें देखना है कि जिनका हाई आईक्यू है। अब देखो ये आ गया एवरेज हमारा नॉर्मल, ठीक है, मीन यहाँ पे आ गया 100। अब हम इस साइड को जाएंगे नीचे को, अब नीचे को तो आ रहा है नंबर ऑफ पर्सन कम हो रहे हैं,
सबसे ज्यादा यहीं पे देखे गए हैं। तो एवरेज से जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अबव एवरेज। तो 110 और 120 के बीच वाले जो पॉपुलेशन होगी 16%, वो आ जाएगी हमारी अबव एवरेज में। अब 120 से 130 के बीच आ जाएगी वही 6.7, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जितनी परसेंट यहाँ पे भी सेम रहेगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाया। अभी ग्राफ बनाया कैसा ना, देखो स्टैट है ना कि मतलब हर एक हमने पॉपुलेशन लेके, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन लेके, या फिर वो स्टैटिस्टिक बनाई है, प्रोबेबिलिटी कर्व बनाया है कि इस अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। कितने मतलब कितने हैं जिनका एवरेज है, कईयों का जिनका लेस आईक्यू है, जिनका हाई आईक्यू है। तो वैसे ही देखो ये सुपीरियर, अब इतने 110 से 120 के बीच में 16% पॉपुलेशन आएगी जो अबव एवरेज है। तो उसके बाद 120 से 130 में आ जाएंगे सुपीरियर बच्चे आ जाएंगे, ठीक, वो 6.7% पाए जाते हैं। उसके बाद 130 से 140 वेरी सुपीरियर जो कि 2.2% है। अब आ जाएंगे हमारे 140 से ऊपर वाले जो बहुत ही कम है, 0.1 to 2%, जिनका दिमाग सबसे ही तेज दौड़ता है, जिनकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ही ज्यादा होगी, वो एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड है। देखो ये 0.1%, बहुत ही रेयर बच्चे यहाँ पे। और इस साइड अगर हम इस साइड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बहुत ही मेंटली रिटार्डेड, वो भी बहुत रेयर बच्चे होते हैं। अब सब तो ऐसे है नहीं, मैक्सिमम पॉपुलेशन देखो ना अपने आसपास, हम एवरेज में काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत कम मिलेंगे, रिटार्डेड बच्चे बहुत कम मिलेंगे, और क्या बोलते हैं ये एक्सेप्शनली गिफ्टेड भी बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसा है, ये एक प्रोबेबिलिटी कर्व कह लो या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह लो, नॉर्मल कर्व है ये एक, ठीक है, बेल शेप नॉर्मल कर्व, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया है आईक्यू का कि कैसा कैसा आईक्यू होता है, ठीक है। तो आपने जो इसमें कंसेप्ट याद रखना है अब इस वीडियो में, आज की वीडियो में, वो ये है कि आईक्यू क्या होता है, आईक्यू की जो हिस्ट्री थी, कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया है, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया है, ठीक है, आईक्यू का कंसेप्ट, आईक्यू का फॉर्मूला, फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट किसने दिया है, बिने ने दिया है। तो ये सब हिस्ट्री आपने याद रखनी है थोड़ी सी। आईक्यू का फॉर्मूला याद रखना है कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA/100, ठीक है। मेंटल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे रिलेटेड खुद ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, मींस वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। और उसके बाद ये देखा हमने कर्व क्या होता है, कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर्सन के अकॉर्डिंग कितने पर्सन किस में आते हैं, ठीक है, ये एक एवरेज है, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है नंबर ऑफ पर्सन को। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन करें, कमेंट करें, एक भी डाउट है, देखो डाउट के साथ वीडियो आगे नहीं करनी है। अगर आपको पिछली वीडियोस में डाउट और आगे की वीडियो देख रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर करो अपना डाउट, डाउट क्लियर होगा तो वीडियो समझ पाओगे नेक्स्ट वाली। अब इसके बाद हम थ्योरीज स्टार्ट कर देंगे इंटेलिजेंस की। सबसे पहले हम मेन थ्योरीज ही करेंगे, गार्डनर की थ्योरी करेंगे। गार्डनर की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं ज्यादातर, सीटेट में क्वेश्चन मैंने गार्डनर की थ्योरी से देखे, तो पहले हम वो थ्योरी करेंगे, डिटेल में करेंगे थ्योरी को, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।